आप लोगों का अगला समास है द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। देखिए सबसे पहले द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास इसका सूत्र होता है उभय पद प्रधानों द्वंद्वा। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। और चाहे इसका एक और सूत्र होता है चार के द्वंद्वा। दो सूत्र होते हैं इसके, चार के द्वंद्वा। ठीक है, दोनों का अलग अलग होता है। उभय पद प्रधान, उभय भी होता है दोनों, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। और इसका अर्थ है चार के द्वंद्वा, जहां पर चा शब्द का अर्थ निकले वहां पे द्वंद्व समास होता है। क्या वो बोलते हैं और, ठीक है, जहाँ पे और शब्द का अर्थ निकले वहां द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, देखिए इस समास को कैसे बनाते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जिस समास में दो या दो से अधिक पद जुड़े हों और सभी प्रधान हों तथा चा का अर्थ निकले, तथा चा का अर्थ निकले। ठीक है, तथा चा का अर्थ निकले वहां पे क्या होता है द्वंद्व समास होता है। उभय पद प्रधान होता है, जहाँ पे समस्त पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। जहाँ पे चा का अर्थ निकले वहां द्वंद्व समास होता है। परिभाषा है जिस समास में दो या दो से अधिक पद जुड़े होते हैं सभी पद प्रधान होते हैं और चा का अर्थ निकलता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए कि इसे किस तरीके से बनाते हैं। पहले वो देखिए, इसमें कई तरीके से समास बनाए जाते हैं। इसमें जहां पर समान पद होते हैं, समान पद होते हैं वहां पर सा और चा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर समान पद होते हैं, समान पद होते हैं कि दो पद जितने भी पद हो सब एक जैसे हो। यदि पुल्लिंग हो तो सभी पुल्लिंग हो, ठीक है, यदि स्त्रीलिंग हो तो सभी स्त्रीलिंग हो। ठीक है, इस तरीके से या सभी नपुंसकलिंग हो। ठीक है, जहां पर समान सब पद होते हैं वहां पर साचा का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम होता है, इसका दूसरा नियम होता है जहां पर दोनों पद अलग होते हैं, दोनों पद अलग हैं। ठीक है, यानी कि एक पद स्त्रीलिंग हो और एक पद पुल्लिंग हो तो वहां पे पहले पद में साचा का प्रयोग करते हैं तथा अंतिम पद में सिर्फ चा लगाते हैं। ठीक है, और ये नपुंसकलिंग होता है यानी वस्तु के बारे में बताया जाता है तो उसमें सा का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ चा का प्रयोग करते हैं। ये इसके नियम होते हैं इस समास के कि जहाँ पर दो समान पद पाए जाते हैं वहाँ पे साचा लगाते हैं, जहाँ पर दोनों पद अलग अलग होते हैं और जो पद पहले पाया जाता है, ठीक है, उसमें साचा लगा देते हैं। ठीक है, और बाद पद में सिर्फ चा लगाते हैं और नपुंसकलिंग में सिर्फ चा का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे बनाएंगे।
जैसे भीम, हरि हरम, हरि हरम। हरि, हरि का मतलब है विष्णु जी और हरो का मतलब, हर का मतलब होता है शंकर जी, यानी विष्णु जी और शंकर जी। तो यहाँ पे इसमें बनाएंगे हरिश्चा, हरिश्चा, हरश्चा, ठीक है, क्योंकि दोनों पद समान है, दोनों क्या पुल्लिंग में बताया जा रहा है, तो हरिचा हरश्चा। अगला वाक्य है राम लक्ष्मणों, राम लक्ष्मणों। यहाँ पे राम लक्ष्मणों, इसमें दोनों पद समान है, क्या आएगा रामश्चा, रामश्चा लक्ष्मणश्चा, लक्ष्मणश्चा, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या समान है, हरि हरो विष्णु जी और शंकर जी, राम लक्ष्मणों यानी दोनों पुल्लिंग में आ रहे हैं, जिनमें दो पद जब समान होते हैं तो क्या लगाते हैं आधा सा और चा, ठीक है। आगे देखिए इसके, जैसे भीम अर्जुनों, भीमार्जुनों, भीमार्जुनों, भीमार्जुनों यानी भीम और अर्जुन। यहाँ पे भीमश्चा, भीमश्चा, अर्जुनश्चा, अर्जुनश्चा, ठीक है, भीमश्चा अर्जुनश्चा। तो ये तो हो गए कि जहाँ पे दो पद समान होते हैं वहां पे कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद अगला क्या बताएगा कि जहाँ पर दोनों पद अलग अलग हों, यानी कि एक पद स्त्रीलिंग हो दूसरा पुल्लिंग हो, वहां पे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए जैसे नर नार्य, नर नार्य, ठीक है, नर नारी यानी पुरुष और स्त्री, नर नारी, नर और नारी, तो ये दोनों पद अलग है, तो यहाँ पे स्त्री बनाएंगे नरश्चा, नारश्चा, नारीचा। जहाँ पे दोनों पद अलग अलग होते हैं तो जो पहला पद होता है उसमें साचा लगा देते हैं और जो अंतिम पद होता है उसमें सिर्फ चा लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगला है पुत्र, पुत्र, यहाँ पे पुत्र, पुत्र मतलब होगा पुत्र और पुत्री, यहाँ पे पुत्रश्चा, पुत्रश्चा, पुत्रीचा, ठीक है, पुत्र यानी पुत्रश्चा, पुत्रीचा। अगला है जैसे हंसो, हंसो, हंसो तो हंस का मतलब होता है हंसी, हंसश्चा, हंसश्चा, हंसीचा, ठीक है, नरश्चा, नारश्चा। तो ये क्या हो गया कि जहाँ पे दो पद समान होते हैं वहां पे अगर इस तरीके से लगाते थे। अब अगला है कि जहाँ पर नपुंसक लिंग पाया जाए, यानी जहाँ पर वस्तु निर्जीव के बारे में बताया जाए वहां पे आप कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे कि जैसे पानी पागल, पानी पागल, पानी का मतलब है हाथ, पागल की पैर, हाथ और पैर, तो हाथ और पैर को निर्जीव बताया गया है क्योंकि जब हाथ और पैर शरीर से अलग हो जाएंगे तो कोई सजीव नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नपुंसक लिंग में आएंगे, तो बनाएंगे पानी चा, पानी चा, पादम चा, हाथ और पैर। अगला है जैसे मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम,
मथुरा च पाटलिपुत्रम च। ठीक है, अगला है जैसे अहोरात्रम। अहोरात्रम, अहोरात्रम बनेगा आहच रात्रम। ठीक है, तो ये था द्वंद्व समास आपका कि जहाँ पर दोनों पद या समस्त पद प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पर जहाँ पे चा का अर्थ निकले वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसकी परिभाषा होती है कि जिस समास में अधिक से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद जुड़े होते हैं और समस्त पद प्रधान होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसमें दो समान पद आते हैं तो उसमें साचा लगा देते हैं। यदि अलग अलग पद आते हैं तो पहले पद में साचा और अंतिम पद में सिर्फ चा लगा देते हैं। ठीक है, और यदि नपुंसक लिंग में आ जाते हैं दोनों तो सिर्फ चा का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगला है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास, देखिए अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका सूत्र होता है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा। उत्तर पद प्रधानो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा, यानी कि इसका मतलब होता है उत्तर पद प्रधानो, यानी कि जिस समास में दो पद हो और दोनों पदों में से जो आखिरी पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद जिसमें जिस समास में आखिरी पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ये इसके सूत्र का मतलब है कि उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है अंतिम पद उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, इस समास की परिभाषा होती है कि इस समास में उत्तर पद है, दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक ये सब प्रयोग किए जाते हैं। और किसके अनुसार प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर पद के अनुसार। इस समास में लिंग, वचन, पुरुष, कारक का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। इस समास में उत्तर पद, लिंग, कारक, वचन, पुरुष का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। यानी कि ये समास जो होते हैं वो हमारे अनुवाद के नियमों से बनते हैं, हमारी कारक विभक्ति में बनते हैं। कारक विभक्ति कितनी होती है? 8। और जितनी विभक्तियाँ होती है उतने ही इसके अनुवाद होते हैं, यही समास होते हैं तत्पुरुष के। ये समास अनुवाद की कारक व्यक्तियों की तरह द्वितीया से सप्तमी व्यक्ति तक बनाया जाता है, के बीच में होता है। यानी कि द्वितीया, इसका आरंभ द्वितीय व्यक्ति से होगा और सप्तमी व्यक्ति तक। ठीक है, द्वितीय से सप्तमी व्यक्ति में बनाए जाते हैं। सप्तमी विभक्ति में, ठीक है, व्यक्ति बनाए जाते हैं। कारकों के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, इनमें उनकी पहचान होती है कि इनमें कारकों के चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और उस चिन्ह के अनुसार अपनी विभक्ति लगाते हैं, कारक लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द्वितीय व्यक्ति, आपकी दूसरी से सातवीं व्यक्ति तक अनुवाद है तो सबसे पहले द्वितीय व्यक्ति आएगी। देखिए
कैसे बनाएंगे? प्रश्न को आश्रित, इसका हिंदी में आप निकलेगा प्रश्न को आश्रित या निर्भर। ठीक है, प्रश्न को आश्रित। तो यहाँ पे शब्द किसमें आएगा? प्रश्न में, क्योंकि प्रश्न को आश्रित आया विभक्ति हमारी आ रही प्रथम पद में। बनाएंगे प्रश्न आश्रितता, आश्रितता। ठीक है, आगे देखिए जैसे दुखातीता, दुखातीता, दुखातीता दुख आतीता यानी दुख को प्राप्त। तो यहाँ पे आगे को दुख को प्राप्त बनाएंगे दुखम आतीता। ठीक है, अगला है गजारुड़ा, गजारुड़ा, गज यानी हाथी को बैठा हुआ। ठीक है, हाथी पर बैठा हुआ गजा आरुड़ा, आरुड़ा। ठीक है, इसमें पहला जो पद होता है उसमें व्यक्ति लगाएंगे यानी कि माँ, शत्रु अपना। ठीक है, जैसे शरणागता, शरणागता, शरणम, शरणा या शरण, शरण को आगता भी प्राप्त हुआ या आया हुआ, शरण को आया हुआ रहेगा शरणम आगता। ठीक है, अगला देखिए सुखम, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त, सुखम प्राप्त। ठीक है, तो ये थी तत्पुरुष समास की द्वितीय विभक्ति। इसके बाद है तृतीय व्यक्ति का अनुवाद, तृतीय व्यक्ति का समास। देखिए तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति इसमें शब्द लगता है से। ठीक है, और इसमें कोई इसका चिन्ह होता है से, शब्द लगता है राम में, क्योंकि कारकों के ही शब्दों पर चिन्ह के अनुसार बनाएंगे से, शब्द लगता है से और रामेन। और इसमें भी क्या होता है कि पहला जो पद होता है उसमें हम अपना शब्द लगाते हैं। जैसे बाणा हता, बाणा हता, बाणा हता, बाण यानी बाण आता यानी घायल। क्या निकलेगा? बाण से घायल। तो नहीं कहेंगे कि बाण को घायल है, बाण पर घायल, बाण से घायल। तो इसमें शब्द पाएगा बाण में। तो यहाँ पे बाणेन, रामेन का लगा दे कि बाणेन आहता, क्योंकि बाण हमारा एक वचन में आता है, तो बाणेन आहता। जैसे नख भिन्ना, अब यहाँ पे नख भिन्ना, नख यानी कि नाखून, मीन्स अलग, नाखूनों से अलग, बहुवचन आ रहा है नाखूनों। तो यहाँ पे शब्द लगाएंगे बहुवचन का, क्या है? नख है भिन्ना, नाखूनों से अलग। जैसे नेत्रहीना, नेत्रहीना यानी आंखों से रहित, या जिसके पास आंखें नहीं है। क्या आएगा? नेत्राभ्याम, क्योंकि आंखें तो दो होती है ना, द्विवचन में आता है आंखें। यहाँ पे नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम हीना, हीना। ठीक है, अगला है मास पूर्वा,
पहले, महीने से पहले क्या आएगा, माघी पूर्वा। खज्जा यानी पैरों से, खज्जा मीन्स लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, खज्जा को लंगड़ा कहेंगे। यहाँ पैर से लंगड़ा, यहाँ पे पादे खज्जा। यहाँ पे हमने द्विवचन का स्पेस लिया है क्योंकि पैर से लंगड़ा, एक पैर से लंगड़ा होता है, ठीक है, दोनों पैर से नहीं। तो ये थे तत्पुरुष समास की तृतीया और द्वितीया विभक्ति।